सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की मैं सॉल्व करवाने वाली हूँ एनम फर्स्ट ईयर चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग। ये जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर थे ना, उसमें से जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो 2024 में आने वाले हैं, तो वो मैं क्वेश्चन को इसमें इंक्लूड की हुई हूँ। आई होप ये क्वेश्चन ज़रूर आप लोग के परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों के पोषण की आवश्यकता। ये जो है क्वेश्चन, ये आए हुए क्वेश्चंस हैं जो कि पिछले प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे, तो वही सारे क्वेश्चन हैं। और मैं बता दूं आप लोगों को, अगर प्रीवियस ईयर आप लोग सॉल्व करते हो तो लगभग क्वेश्चन वहीं से ही आते हैं। तो बच्चों में क्या आवश्यकता होती है, बच्चों में पोषण की क्या आवश्यकता होती है, क्वेश्चन पूछने का मतलब ये है। तो जो होता है वो पोषण से बच्चों की वृद्धि, जो मतलब अगर किसी भी बच्चे को अच्छे तरीके से पोषण मिल रहा है तो इसका मतलब यही है कि उसका वृद्धि और विकास अच्छी तरीके से होगा और दिमाग का विकास होगा। जब अच्छे तरीके से भोजन मिल रहा है, अच्छे तरीके से उसे पोषण सारे न्यूट्रिशन मिल रहे हैं, तो जायज़ सी बात है कि उसका जो वृद्धि होगा वो अच्छे तरीके से होगा और जो विकास होगा वो भी अच्छे तरीके से होगा। आप एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं कि गरीब घर के जो बच्चे होते हैं वो मानसिक रूप से संतुलित नहीं होते और वो उनको देखेंगे आप तो काफ़ी ज़्यादा पतले होते हैं, मेरास्मस तथा क्वाशरकोड रोग से पीड़ित होते हैं। जबकि वहीं अगर आप अमीर वर्ग के बच्चों को देखते हैं तो क्या होता है कि वहाँ के जो बच्चे रहते हैं काफ़ी संतुलित मात्रा में उनको आहार मिलता है, वो मानसिक रूप से भी संतुष्ट रहते हैं और उनको किसी भी प्रकार की पोषण संबंधी बीमारियाँ नहीं होती हैं। सही पोषण जो होता है वो बीमारियों से लड़ने की शक्ति मिलती है। मतलब अगर आप सही पोषण लेते हैं तो जितनी भी बीमारियां हैं वो आपसे दूर रहती हैं, क्योंकि पोषण से ही आपके अंदर बीमारियों से लड़ने की जो क्षमता है वो विकसित होती है। और अगर अच्छा पोषण नहीं रहता है तो आप देखते हैं, अपने आसपास भी देखते होंगे कि जिसका पोषण अच्छा तरीके से नहीं मिलता, जिसे अच्छे तरीके से पोषण नहीं मिलता, वो अनेक बीमारियों से ग्रसित रहता है और बार बार बीमारी नहीं लगती। पोषण से ही बार बार बीमार होने से बचा जा सकता है और कुपोषण से मुक्ति पाई जा सकती है। तो देखो, आपने खुद ही देखा होगा आपके बचपन में, या फिर आप सब लोग कहते हैं क्या कि खाना खाओ, खाना खाने से बीमारी जो रहेगी वो दूर भाग जाएगी। तो ये बात सही है, अगर अच्छा पोषण रहता है तो कोई भी बीमारी आपको नहीं लगती है, आप कुपोषित नहीं होते हैं और कोई भी बीमारियां, जितनी भी बीमारियां होती हैं उनसे अगर कोई भी माइक्रोबैक्टीरियम ऑर्गेनिज्म आते हैं आपके शरीर में, तो क्या होता है कि पोषण युक्त अगर आप न्यूट्रिएंट अच्छे तरीके से ले रहे हैं तो उनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी तरीके से रहती है। कोई भी माइक्रोबैक्टीरियम आ रहा है तो उनसे लड़ने की क्षमता आपकी बॉडी में रहती है। तो सीधा साधा मतलब पोषण का यही है बच्चों में पोषण की आवश्यकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बालिकाओं की विशेष देखभाल। ये भी क्वेश्चन आता है कि बालिकाओं की विशेष देखभाल क्यों जरूरी होता है। तो लड़कियों और लड़कों में कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। समाज में बढ़ती हुई बुराइयों के कारण लड़कियों को विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है। आजकल अगर देखें तो यौन शोषण बढ़ रहा है। छोटी छोटी लड़कियां जो होती हैं वो बलात्कार का शिकार होती हैं। इसके लिए पारिवारिक एवं सामाजिक कारणों की जांच करके इसे रोकने की आवश्यकता है। आपने देखा होगा कि बहुत सारी छोटी बच्चियां होती हैं जिनके साथ ऐसी सारी कंडीशन हो जाते हैं, और जो लड़कियां होती हैं उनको विशेष देखभाल की इसलिए भी ज़रूरत रहती है क्योंकि वो आगे चल के एक माँ के रूप में होती हैं, उनको मेंस आते हैं और वो एक माँ होती हैं, गृहिणी बनती हैं और अपने घर एवं परिवार को संभालती हैं। तो इसलिए अगर एक विशेष देखभाल उनके ऊपर पहले से ही किया जाएगा, उनको अच्छे तरीके से पोषण वगैरह मिलेगा, तो वो किसी भी प्रकार की एनीमिक से पीड़ित नहीं होती और एक स्वस्थ बच्चे को जन्म देती हैं और एक स्वस्थ गृहिणी बनती हैं जो कि अपने पूरे परिवार को संभाल लेती हैं। तो इसीलिए इसका सीधा साधा मतलब यही होता है कि बालिकाओं को विशेष देखभाल की ज़रूरत इसी वजह से होती है क्योंकि उनका बॉडी स्ट्रक्चर लड़कों के अकॉर्डिंग देखें तो कुछ अलग तरीके से रहता है और एक अच्छी गृहिणी और एक अच्छी माँ बनने के लिए, एक अच्छी गर्भवती महिला के रूप में उन्हें बनाने के लिए उन्हें विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है।
बच्चों के लिए पर्यावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चों के लिए स्कूल का पर्यावरण कैसे होना चाहिए। तो बच्चों के लिए जो पर्यावरण होता है, स्कूल का पर्यावरण साफ सुथरा होना चाहिए। पहले आप लिखेंगे कि बच्चों के लिए स्कूल का पर्यावरण निम्नलिखित तरीके से होना चाहिए। नंबर 1 क्या है, स्कूल में समानता एवं प्रकाश की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। मतलब कहने का ये है कि प्रॉपर विंडो लगी होनी चाहिए और किसी भी प्रकार की अगर जैसे कि पानी वगैरह की आवश्यकता है, ये सब भी पानी वानी की व्यवस्था होनी चाहिए। और थोड़ा जो स्कूल का वातावरण है वो रोड से, अगर मार्केट में जैसे कि जो स्कूल्स रहते हैं, बहुत सारे स्कूल मार्केट में रहते हैं, तो मार्केट से थोड़ा दूर रहना चाहिए। क्योंकि अगर मार्केट में रहता है तो काफ़ी शोर शराबा होता है और बच्चों के पढ़ने में डिस्टर्ब होता है। और मार्केट में क्या होता है कि जब बच्चे बाहर निकलते हैं तो बहुत सारी गाड़ियां रहती हैं, जिसकी वजह से बच्चों में दुर्घटना होने की संभावना रहती है। क्योंकि जो बच्चे रहते हैं वो छोटे रहते हैं, उनमें इतनी समझ नहीं होती है, वो बाहर खेलने कूदने के लिए भी चले जाते हैं। तो ऐसे में अगर जो स्कूल का पर्यावरण रहता है वो थोड़ा गली के अंदर रहना चाहिए, ना कि बिल्कुल रोड पर होना चाहिए, जिससे बच्चों की दुर्घटनाएँ हो सकें। कमरे की ऊंचाई कैसी होनी चाहिए। तो कमरे की जो ऊंचाई होती है वो 12 से 10 फुट से कम नहीं होना चाहिए। मतलब ऊंचाई थोड़ी ऊपर होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि अगर ऊंचाई ज़्यादा रहती है तो गर्मी भी नहीं लगती है, और अगर बच्चों को ज़्यादा गर्मी लगती है तो उनको पढ़ने में भी असुविधा होती है। तो इस तरीके से कुछ वातावरण रहता है। हर एक चीज़ का खेलने की व्यवस्था होनी चाहिए। ये नहीं है कि सिर्फ आप बच्चों को पढ़ा ही रहे हैं, खेलने की कोई सुविधा नहीं दे रहे हैं। तो खेलने कूदने की, क्योंकि उन्हें और एक्टिविटी में भी उनको हुनर उनका दिखना चाहिए, और उनको प्रतिभावान जैसे कि सिंगिंग कंपटीशन ये सब भी करवाना चाहिए। अदर एक्टिविटी पढ़ाई के अलावा करवानी चाहिए, जिससे उनके अंदर जो हुनर है वो बाहर निकल सके। तो इस तरीके से कुछ बच्चों के लिए स्कूल का पर्यावरण होना चाहिए। मासिक धर्म की स्वच्छता की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मासिक धर्म में क्या स्वच्छता रखनी चाहिए, ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो देखिए, मेंस्ट्रुअल साइकिल में ये ऐसा, पहले आपको लिखना है मासिक धर्म की, पहले स्वच्छता ही नहीं लिखनी है, पहले थोड़ा इसके बारे में आपको 2-3 लाइन लिखना है। चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में अगर आपका एग्जाम में आए ये क्वेश्चन, तो यही लिखना है कि मासिक धर्म जो होता है वो हर महीने लड़कियों में आने वाली एक प्रक्रिया होती है, एक प्राकृतिक प्रक्रिया होती है, जो कि 3 से 4 दिन के बीच तक रहती है, हर मंथ तक। और ये जब पहली बार आता है किसी भी फीमेल को, जब पहली बार आता है तो इसको मिनार्की कहते हैं, जिसको हम हिंदी में रजोदर्शन कहते हैं। और अगर जब लास्ट में ख़त्म हो जाता है, 45 की एज में ये स्वतः ही ख़त्म हो जाता है, जिसको हम मेनोपॉज कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं हिंदी में, रजो निवृत्ति ऐसे कुछ हिंदी में कहते हैं, और इंग्लिश में मेनोपॉज कहते हैं। तो 45 से 50 की अवस्था में ये स्वतः ही ख़त्म हो जाता है, और 13 से 15 साल की उम्र में ये स्वतः ही आना स्टार्ट हो जाता है। तो मासिक धर्म में स्वच्छता क्या रखनी है, उसके बाद आपको हेडिंग में डालना है कि प्रतिदिन नहाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बहुत सारी मान्यताएं होती हैं कि प्रतिदिन नहीं नहाना चाहिए, तीसरे या चौथे दिन नहाना चाहिए, तो ये सब प्रथाएं आपको नहीं यूज करनी है। स्वच्छता के अंतर्गत यही आता है कि प्रतिदिन नहाना चाहिए। सैनिटरी पैड का यूज करना चाहिए। देखिए, जो सैनिटरी पैड्स होती हैं उनका यूज करना चाहिए, ना कि किसी अदर ऐसे बेकार चीज़ों का। और हर 6 घंटे या प्रवाह की मात्रा के अनुसार बदलना चाहिए। जिस तरीके से आ रहा हो मीन्स उसी तरीके से क्या करना चाहिए, बदलना चाहिए। और जो जेनाइटल एरिया हैं उनको साफ़ करना चाहिए, साबुन पानी से धोना चाहिए अच्छे तरीके से, और नियमित शारीरिक कार्य नहीं करना चाहिए। जैसे कि जो भी एक्टिविटी होती है, बहुत सारी लड़कियां रहती हैं जो जिम करती हैं या फिर हैवी वर्क करती हैं, तो उस टाइम पे क्या करना है, हैवी वर्क को अवॉइड करना है। और जो हैवी जिम्स होते हैं तो जिम में जाओ, लेकिन जो लो वर्क होते हैं ऐसे ही करो। या फिर इसमें सबसे अच्छा ये रहता है कि इस दौरान जो 3 से 5 दिन का समय रहता है उसमें आपको योगा करना चाहिए। तो ये सब होती हैं मासिक धर्म के दौरान स्वच्छताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बच्चे की देखभाल करने में एएनएम की क्या भूमिका होती है। तो एक बच्चे की देखभाल में एएनएम की निम्न भूमिका होती है। इस तरीके से आपको लिखना है, और पॉइंट टू पॉइंट लिखना है, पॉइंट वाइज बना के लिखना है। तो स्वास्थ्य प्रणाली के सभी स्तरों पर प्रसव पूर्व नवजात देखभाल में एएनएम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जैसे कि इसमें ऐसे गाथा टाइप का लिखा है ना, तो ऐसे आपको गाथाएँ नहीं लिखनी है। आपको फर्स्ट पॉइंट जैसे कि नंबर 1 ये करना है, नंबर 2 ये करना है, नंबर 3 मतलब ऐसे नंबरिंग
स्पेलिंग करके लिखना है, तो जिससे जो एग्जामिनर होता है उसका इफ़ेक्ट ज़्यादा पड़ता है। और मैं इस पे वीडियो भी बना चुकी हूँ, तो बार बार मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो जन्म के समय कुशल परिचारक होने से बीमार नवजात शिशु के इलाज के लिए स्तनपान के बारे में माताओं को परामर्श देने से लेकर जन्म के समय वजन वाले बच्चों की घरेलू देखभाल की सलाह देनी चाहिए। कंगारू मदर में जन्म के पहले नवजात को ले जाने तथा छोटे संस्थागत और क्या है प्रसव और छोटे बीमारियों और नवजात की देखभाल को बढ़ावा देने में कार्य में एनम मदद करती है। अब इसको अच्छे तरीके से आपको समझा देती हूँ। कहने का मतलब ये है कि जो जन्म के समय किस तरीके से क्या करना है एक परिचारक के रूप में, और अगर बच्चा नवजात जो है वो किसी भी बीमारी से सफ़र कर रहा है तो उसे किस तरीके से बीमारी को उसको ठीक करना चाहिए और उसको ठीक करने में उनकी भूमिका होती है। अगर बच्चा जो है वो लो बर्थ वेट बेबी है या फिर क्या है कि प्री टर्म बेबी है, जिसको कहते हैं कि समय से पहले ही बच्चे का जन्म हो जाना, जैसे कि 9 मंथ से पहले अगर 7 या 8 वीक में हो गया है तो उस टाइम पे कंगारू मदर केयर किस तरीके से प्रोवाइड करना है उसमें भी एएनएम की एक भूमिका होती है। और छोटे अस्पताल जैसे कि हो गया कि हॉस्पिटल में अगर किसी भी प्रकार की कॉम्प्लिकेशन है तो उस तरीके में जो एएनएम होती है वो रेफ़र करती है हॉस्पिटल्स में, तो उसमें भी एक एएनएम की भूमिका होती है। इस तरीके से एक बच्चे की देखभाल करने में एएनएम की भूमिका होती है। किशोर लड़कियों की देखभाल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किशोर लड़कियों की जो देखभाल है वो किस तरीके से करनी चाहिए। अच्छा, अगर आप लोग ने मॉडल पेपर सॉल्व किया होगा तो आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा ये सब क्वेश्चंस जो हैं वो कितने इम्पॉर्टेंट्स हैं। तो किशोरावस्था जीवन की सबसे संवेदनशील उम्र होती है। ये बात सही है कि किशोरावस्था जो होती है वो जीवन की सबसे संवेदनशील उम्र होती है। यहाँ से बालक बालिका से बनने या बिगड़ने की शुरुआत होती है, इसलिए इस उम्र में सबसे ज़्यादा देखभाल एवं मार्गदर्शन की ज़रूरत होती है। किशोरावस्था एक ऐसा एज होता है जिसमें जो बच्चा होता है वहीं से पता चल जाता है कि ये बच्चा किस तरीके से होगा, वहीं से उसके अंदर एक ऐसी मानसिक भावनाएँ उत्पन्न होती हैं जो कि बच्चे को अच्छा और बुरा बना देती हैं। किशोरावस्था में ही क्या होता है कि बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो बुरी संगति को पकड़ लेते हैं और अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं, क्योंकि किशोरावस्था एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें कि बच्चे के अंदर नई नई चीज़ें सीखने के प्रति कुछ ज़्यादा ही संवेदनशील हो जाते हैं और उनके अंदर एक्साइटमेंट हर एक चीज़ों के लिए आ जाता है। एक जो कहते हैं ना कि खून गर्म वाला मामला जो है वो इसी में देखा जाता है। तो इसी में कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं जो कि अच्छी संगति पकड़ लेते हैं और उनका जो बनने का लक्ष्य स्टार्ट हो जाता है, वो काफ़ी अच्छे पर्सन ज़िंदगी में बन जाते हैं भविष्य में चलकर। और इसी में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि बुरी संगति पकड़ लेते हैं, जिसकी वजह से वो आगे चल के चोरी करना, ये सब करना उनका काम बन जाता है। तो सर्व संकोच के कारण से किशोरियाँ निजी विषयों जैसे शारीरिक मानसिक बदलाव पर खुलकर चर्चा नहीं कर पाती, जिसके कारण वो पड़ोसियों की शिकार होती हैं। इस पर माता को खुलकर चर्चा करके अपने बच्चों को जागरूक करना चाहिए। जैसे कि क्या होता है, जब कोई भी एडल्ट होता है, किशोर होता है, तो उसमें बहुत सारे, आपको पता ही है कि आप भी एक लड़की हैं तो आपको भी पता है कि बहुत सारे ऐसे बॉडी में चेंजेस होते हैं और उस बॉडी चेंजेस की वजह से जो लड़कियां होती हैं या फिर लड़के भी होते हैं तो उनको शर्म आती है कोई भी चीज़ अपना बताने में कि मैं किस तरीके से किससे बात करूं, कि क्या कैसे ही मेरी बॉडी में क्यों हो रहा है, और फिर जानने की भी इच्छा लोगों के अंदर रहती है कि ये आखिर क्यों हो रहा है। तो अगर जैसे कि वो अपने घर पर कोई पूछ नहीं पाता है कि क्या कैसे हो रहा है, तो वो मोबाइल का सहारा, आजकल तो मोबाइल हो गया है तो मोबाइल का सहारा लेते हैं। और उसके बाद या फिर क्या होता है कि पड़ोसियों से पूछते हैं, फिर पड़ोसियों को ये लग जाता है। देखिए, किसी भी के भी पड़ोसी अच्छे नहीं होते, ये बात तो सही है। फिर पड़ोसियों को लग जाता है इसको इस बात की नॉलेज नहीं है, फिर वो गलत फ़ायदा उठाते हैं। तो ये सब चीज़ें होती हैं। इसी वजह से अगर एक माँ है तो उसे अपने बच्चों को बताना चाहिए कि क्या क्या आपके अंदर, किशोरी होने से पहले ही बताना चाहिए कि आपकी बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजेस आएंगे और इसमें क्या क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए, किस तरीके के लोगों से मिलना चाहिए और किस तरीके के लोगों से बचना चाहिए। तो ये सब चीज़ें होती हैं कि माँ की जिम्मेदारी होती है कि ये सब अपने बच्चों को बताएं, चाहे वो लड़की हो या फिर लड़का हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन सी और इसके उपचार। तो विटामिन सी के बारे में है कि विटामिन सी क्या होता है और विटामिन सी से क्या उपचार किए जाते हैं।
तो देखिए, विटामिन सी की कमी आहार, कम सेवन, व्यायाम, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, मोटापा के कारण हो सकते हैं। जैसे कि अगर विटामिन सी की किसी के अंदर कमी होती है तो क्या होता है कि हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, डायबिटीज़, मोटापा का कारण हो सकता है। और इसके सिम्टम्स यही होते हैं कि स्कर्वी हो जाना, मुंह से दुर्गंध आना। जैसे स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होने वाला सबसे इम्पॉर्टेंट अगर कॉमन बीमारी जिसको कहते हैं, सबसे ज़्यादा कॉमन बीमारी होती है। मुंह से दुर्गंध आना, आँखों की रोशनी में कमी आ जाना, मसूड़ों से खून आना और दांतों का कमज़ोर होना। तो विटामिन सी की कमी से ये सब चीज़ें होती हैं। और इसका ट्रीटमेंट क्या है? अगर आप विटामिन सी की कमी हो गई है तो उसके लिए आपको क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए, क्या उपचार करना चाहिए? तो करना चाहिए कि खट्टा संयुक्त फल लेना चाहिए, ब्रोकोली, स्ट्रॉबेरी या फिर आंवला खाना चाहिए, विटामिन सी के टैबलेट लेना चाहिए। तो मतलब अगर विटामिन सी की कमी है तो आपको यही करना चाहिए कि जिसमें भी विटामिन सी की मात्रा परिपूर्ण रूप से मिल रही है, ऐसी चीज़ों का सेवन करना चाहिए। और नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है? तो वॉर्म इन्फेक्शन। अच्छा, ये वॉर्म इन्फेक्शन जो है ना, वो प्राइमरी हेल्थ का